क्या आपने कभी सोचा है चाय और कॉफी आप गरम ऑर्डर करते हैं बट कुछ देर बाद में वो ठंडी कैसे हो जाती है? और अगर वो ठंडी हो जाती है तो वो वापस अपने आप गरम क्यों नहीं होती? क्या आपने इसके पीछे का रीजन जानने की कभी कोशिश की है? इसके पीछे की जो केमिस्ट्री है, जो साइंस है, जो फिजिक्स है, क्या आपने उसको जानने की कभी कोशिश की है? नहीं? तो आज हम इसी बात को जानेंगे। आप लोगों में से मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कार, स्कूटी या बाइक तो ड्राइव की होगी। और जब भी हम कार, स्कूटी और बाइक खरीदने जाते हैं, तो जब हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कार का इंश्योरेंस वैलिड होता है फॉर 10 ईयर्स ओनली। उसके बाद वो जो कार है, जो शोरूम से निकली है, जो लॉन्च हुई है, उसका 10 साल तक आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। उसके बाद में आप 5 साल उसे फिर से एक्सटेंड करवा सकते हैं। बट आफ्टर 15 ईयर्स वो गाड़ी आपको रोड पर चलाना अलाउड नहीं है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि उसका जो इंजन है, वो इंजन आफ्टर 15 ईयर्स इतना एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पॉल्यूशन कॉज करने लगता है। क्यों ऐसा? क्यों कि वो कुछ सालों बाद में उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, वो इतना एफिशिएंट वर्किंग कंडीशन में नहीं होता। और गवर्नमेंट को उसे आफ्टर 15 ईयर्स उस गाड़ी को रोड पर चलाने से बैन करना पड़ता है। व्हाई इज इट सो? टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट। यस और नो? और एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो इसीलिए गवर्नमेंट को आफ्टर 15 ईयर्स कोई भी गाड़ी, अगर कोई भी कार लॉन्च होती है, उसके 15 से 20 सालों बाद में उसको रोड पर चलाना बैन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे ऐसी कौन सी साइंस वर्क कर रही है कि जो इंजन है वो लाइफ लॉन्ग, उसकी एक फिक्स्ड लाइफ है, वो लाइफ लॉन्ग क्यों हम यूज नहीं कर सकते? क्यों उसे एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हम यूज कर सकते हैं? आफ्टर दैट वो इन्वायरमेंट को बहुत हार्म करने लगेगी। इसके पीछे की फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस क्या है, आज हम इसी लेक्चर के बारे में जानेंगे। तो इसके पीछे बेस्ड है फिजिक्स के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, जिसे हम पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, जो कि आज आपका स्टार्ट होने वाला है। स्वागत है आपका कीमोपीडिया IITR चैनल के ऊपर। आज मैं निशा कुमावत लेकर आ गई हूं एक न्यू प्लेलिस्ट आफ्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड दिस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट for the point of view in the JEE एग्जाम एंड नीट एग्जाम। दोनों ही एग्जाम के लिए थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से फिक्स्ड क्वेश्चन आता है, हर साल फिक्स्ड क्वेश्चन आता है। मतलब थर्मोडायनेमिक एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता जेई और नीट में। मतलब जेई और नीट हर साल थर्मोडायनेमिक्स से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ साथ जो सीरीज हमारी चल रही है, उसका दूसरा नाम भी है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ एक और सीरीज चल रही है जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारा 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के साथ हम चलाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज विच इज केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, उसी से ही आपको सारी केमिस्ट्री का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम चीजों को सोचते हैं केमिस्ट्री में, किस तरीके से चीजों को फ्रेम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और किस तरीके से आंसर्स को निकाल कर लेकर आते हैं। किस टॉपिक में थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, किस टॉपिक में बॉन्डिंग का बेसिक लगाना है, किस टॉपिक में पीरियोडिक का बेसिक लगाना है, किस टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक लगाना है, किस टॉपिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक लगाना है, किस क्वेश्चन में आपको क्या कॉन्सेप्ट लेकर आना है दिमाग में, वो सारी बातें आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एक एक प्लेलिस्ट कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बेटा, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास मेजरली 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 2 पार्ट्स हैं। पूरे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को मैं आपको 2 पार्ट्स में करवाऊंगी, जिसमें से सबसे पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, यहां से शुरू करेंगे
और हम पूरे एडवांस लेवल तक थर्मोडायनेमिक्स को लेकर जाएंगे। और ध्यान रहे, जेई एडवांस में भी थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। और यहाँ पर जो क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो होने वाले हैं क्वेश्चंस बेटा बहुत ही फेमस रेफरेंस बुक सिंगेज की। ठीक है, तो बने रहिएगा लेक्चर में और धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स ही आप लास्ट में रिवाइज करेंगे। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको ये याद नहीं होगा कि मैंने 2 अगस्त को कौन सी क्लास पढ़ाई थी, मैंने 2 अगस्त को आपको क्लास में क्या सिखाया था। ठीक है, तो ये सारी बातों के लिए आपको नोट्स तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और ध्यान रहे, अगर आप एस्पिरेंट हैं जेई और नीट के, तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है बेटा। तो इसीलिए आपको जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि इन द मंथ ऑफ दिसंबर और फॉर नीट स्टूडेंट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप 300 पेज की कॉपीज को रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगे और आप 3-4 पेजेस को पढ़ें और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसी के साथ में अगली वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, जेई एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है, जो कि होगी स्ट्रैटेजी पर बेस्ड, कि आपको 5 महीने में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि आप जेई मेंस क्रैक कर पाए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाकर रखिएगा, पेशेंटली बैठिएगा और पेशेंस के साथ में वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है। ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स के जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, दोनों को सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है बीच में उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री क्या होती है, कितनी टाइप की हो सकती है, सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हम पढ़ेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे, विच इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, तो थर्मोडायनेमिक्स को 2 पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। और दोनों प्लेलिस्ट को मैं अलग ही लेकर चलूंगी। एक प्लेलिस्ट होगी मेरी थर्मोडायनेमिक्स की और दूसरी प्लेलिस्ट होगी मेरी थर्मोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी है थर्मोडायनेमिक्स और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स की सारी वो चीजें पढ़ेंगे, सारी टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास में सारी की सारी एनर्जी की टर्म्स पढ़ेंगे, सारे का सारा हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सारे हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ग्राफ्स भी हम इसमें पढ़ेंगे, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, वर्क डन, हीट एक्सचेंज, सब कुछ हम पढ़ेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद में स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री को। अब थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री में हम हीट एक्सचेंज तो पढ़ेंगे, लेकिन उस हीट एक्सचेंज या एनर्जी एक्सचेंज को पढ़ेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अप्लाई करके। किसमें पढ़ेंगे, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर अप्लाई करके पढ़ेंगे। तो दोनों में ही अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी बेसिक टर्म्स, सारी की सारी जितनी टर्म्स हमें यूज होंगे उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे। उन सारे प्रोसेस को हम लाकर लगाएंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में हम इसे लगाकर आंसर्स लेकर आते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज करना है कि डेली लाइफ में हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारी हीट एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही विजुअलाइज कर पढ़ना है। ये चैप्टर बेटा मैं आपको बताती हूँ, इस चैप्टर की इतनी छोटी छोटी टर्म्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का अलग मतलब है, यहाँ पर हीट का अलग मतलब है। अगर आपने एनर्जी की जगह हीट लिख दिया तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकती है, सही हो सकती है। अगर आपने एनर्जी की जगह वर्क लिख दिया तो भी आपका स्टेटमेंट सही से गलत हो सकता है, गलत से सही हो सकता है। तो रीजन असर्शन में थर्मोडायनेमिक्स से बहुत फंसाता है, क्योंकि हर छोटी छोटी टर्म का मतलब अलग होता है और हर छोटी छोटी टर्म ना अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। और जैसे जैसे मैं कोई भी चीज बता रही हूँ, देखो
अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ बेटा, तो मैं हर चीज तो बोर्ड पे लिखवाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो मैंने आपको नहीं लिखवाई है, ठीक है। तो उन छोटी छोटी चीजों को ना, बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने नोट्स में वही इंक्लूड कर लेना है अपनी खुद की लैंग्वेज में। चाहे आप स्पेनिश बोलते हैं, चाहे आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जो भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, उस लैंग्वेज में आपको वहीं पर एड ऑन कर लेना है अपने नोट्स के अंदर, ताकि आपको कल को हीट में, एनर्जी में, वर्क में, इन सब में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कल को आप अपनी नोटबुक पढ़ें तो आपको एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो चीजें, ठीक है। तो ट्राई करना है अपनी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करने का। अगर आपको कुछ भी चीज नहीं भी समझ में आती है, लेट सपोज कोई वर्ड मैंने यहाँ पर बोला, आपको नहीं समझ में आया, तो ट्राई कीजिएगा कि उसे वापस रिवाइंड कर कर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तब भी आपको अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपको वहां पर भी समझाने की पूरी अपनी कोशिश करूंगी, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। और आप नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपने कंफ्यूजन के रिगार्डिंग या अपने डाउट्स के रिगार्डिंग। वहां पर भी मैं आपको पॉजिटिवली रिप्लाई दूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको ऑन टाइम रिप्लाई मिले, जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिले, ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स, वो डाउट आपका इतने से इतना बड़ा ना हो जाए, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट को। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो दो वर्ड्स है बेटा। एक वर्ड है आपके पास थर्मोस, और एक वर्ड है आपके पास डायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोस वर्ड का मतलब क्या है? थर्मोस वर्ड का मतलब है हीट। क्या मतलब है? हीट या फिर एनर्जी, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब क्या है बेटा? डायनेमिक्स का मतलब है मूवमेंट। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर हम हीट या एनर्जी का मूवमेंट कहीं पर पढ़ते हैं, तो वो किस में आ जाता है आपके पास? थर्मोडायनेमिक्स में। किस में आ जाता है? थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैंने कह दिया इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल डील अबाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी इन द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने कह दिया सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब समझ लिया। व्हाट इट मीन्स, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the movement or exchange or transformation of different form of energies. एनर्जीज, ठीक है। तो अगर मैंने किसी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसे मैं क्या कहूंगी? इट विल इंक्लूडेड इन दी ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस में इंक्लूड करेंगे हम उसे? थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड करेंगे। इतनी सी बेसिक बात क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बता दो यस मैम क्लियर है, डन है, ठीक है। आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको। अब थर्मोडायनेमिक्स वर्ड का अगर मतलब समझ में आ गया, तो इसका मतलब मानकर चलिए धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। बस 10 मिनट का आप पेशेंस रखिए। अब मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई मुझे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने की? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी, स्कोप क्या था, क्या एप्लीकेशन था। तो सबसे पहले मैंने कहा स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग लिख लीजिए, स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए, अब मैंने कहा स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कहा क्या बताता है आपको थर्मोडायनेमिक्स? आपको थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि रिएक्शन अगर कोई हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दी कि लेट सपोज ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी?
अगर होगी तो किस फैक्टर के बेसिस पर होगी, वो कौन बताएगा मुझे, थर्मोडायनेमिक्स बताए। तो द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कौन बताता है मुझे, थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि वो रिएक्शन फिजिबल है। फिजिबल मतलब कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है वेदर द रिएक्शन विल कंप्लीट और नॉट। ठीक है, तो मैंने कह दिया किसके बारे में बताता है, पहली चीज तो फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, वेदर रिएक्शन विल कैरिड आउट, वेदर द रिएक्शन विल कैरिड आउट और नॉट। क्लियर है, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो मुझे कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये दूसरा मुझे किसके बारे में बताता है, ये मुझे इसके बारे में बताता है कि कोई भी एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप में जो कन्वर्ट हो रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्जन के बारे में कौन बताता है मुझे, थर्मोडायनेमिक्स बताता है। एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि एनर्जी हम दो टाइप से ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने टाइप से ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी को, दो टाइप से ट्रांसफर कर सकते हैं। कौन कौन सा दो टाइप है, तो मैंने कहा एनर्जी को आप दो टाइप से ट्रांसफर कर सकते हो, एक इन दी फॉर्म ऑफ हीट और दूसरा इन दी फॉर्म ऑफ वर्क। किसमें, एक तो इन दी फॉर्म ऑफ हीट और एक है हमारे पास में इन दी फॉर्म ऑफ वर्क। क्लियर है, मान लो मैंने खाना खाया, ठीक है, मुझे वो खाना पचा तो मुझे कुछ एनर्जी उससे मिली। ठीक है, तो मेरी बॉडी में अभी एनर्जी है। मैंने कहा इस एनर्जी को मैं दो तरीके से क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे बॉडी में अभी 10 किलो जूल की एनर्जी है, मैंने यहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर दी और मैंने दौड़ लगानी शुरू करी तो मैंने क्या किया, वर्क डन किया तो उसमें कुछ एनर्जी यूज होगी, तो मेरी वो जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। अब मैंने कहा जब मैं भाग रही हूं तो मेरी बॉडी हीटअप हो रही है, मेरी बॉडी से पसीना निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है, तो मेरी बॉडी हीट हो रही है, तो मेरी बॉडी से क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, तो वो भी किसका फॉर्म है, एनर्जी का ही फॉर्म है। वो भी क्या यूज करेगी, मेरी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी उसी को ही वो यूज करेगी। तो मैंने कह दिया कि एनर्जी को दो फॉर्म्स में ट्रांसफर किया जाता है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितना होता है, दो, एक होता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, एक होता है इन दी फॉर्म ऑफ वर्क। क्लियर है, ये एनर्जी के ट्रांसफर के मोड है, ध्यान रहे। इट डजंट मीन कि एनर्जी और हीट सेम है और एनर्जी और वर्क सेम है, ऐसा नहीं है। एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग, एनर्जी क्या है, डिफरेंट थिंग है, बट एनर्जी को दो टाइप से ट्रांसफर किया जा सकता है, एक वर्क की फॉर्म में, एक हीट के फॉर्म में। क्लियर है, इतनी सी बात। तो मैंने नोट डालकर लिख लिया यहां पर, बॉक्स में कर देना इसको इनक्लोज्ड। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर in the mode of work and heat। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको डब्बे में बंद। क्लियर है, यही बात मैं अभी आगे 2 मिनट 5 मिनट बाद में यूज करूंगी। ठीक है, तो वहां आपको मुझे बताना है। अब कुछ ऐसी बातें मैं बताती हूं आपको जो थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं बता पाया। तो मैंने कहा कहां फेल हो गया थर्मोडायनेमिक्स, तो हेडिंग लिख लीजिए, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आइए, अब मैंने कहा क्या लिमिटेशन है, तो सबसे पहली तो लिमिटेशन क्या है, तो मैंने कह दिया थर्मोडायनेमिक्स की पहली लिमिटेशन ये है कि थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ वैलिड था किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड था मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पर, कभी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर वैलिड नहीं था। मतलब जो अभी लास्ट चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है सॉरी, जिसमें आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है, उस क्वांटम केमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैंने कहा कि अगर थर्मोडायनेमिक्स उस क्वांटम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं करता तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक्स वैलिड
नहीं है। सिर्फ किसके लिए वैलिड है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए वैलिड है, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, सिर्फ उसके लिए थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है। तो मतलब हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली वैलिड इन बल्क फॉर्म और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो पहली बात तो मैंने लिख ली कि थर्मोडायनेमिक्स, साथ साथ लिखते जाना है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली वैलिड फॉर बल्क मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इट इज नॉट वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्लियर इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा किसके लिए वैलिड है ये? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। दूसरी लिमिटेशन क्या है? तो दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, बट थर्मोडायनेमिक्स कभी भी आपको ये नहीं बताता है कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी या फिर कितने टाइम में कंप्लीट होगी, कि वो 10 मिनट में कंप्लीट होगी, 50 मिनट में होगी, 1 साल में होगी, ये आपको वो नहीं बताता। क्लियर इतनी सी बात? तो थर्मोडायनेमिक्स आपको फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, बट किसके बारे में नहीं बताता? टाइम टेकन टू कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। तो मैंने कह दिया दूसरी लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द सॉरी कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? तो अगर आपको कोई ऐसा पूछ ले राह चलते कि क्या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तुमने, तुम कहोगे हाँ, तो वो पूछेगा कि क्या बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या आपको ये बता सकता है कि ये रिएक्शन अगर मैंने आपको दे दी तो कितने टाइम में होगी? तो उसे साफ मना कर देना है मुंह पे। ठीक है, क्या करोगे? मना कर दोगे कि नहीं, थर्मोडायनेमिक्स हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, आइए अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स से हम यूज करने वाले हैं। जैसे हेडिंग लिख लीजिए, बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म में सबसे पहला आ गया आपके पास सिस्टम। ठीक है, तो मैंने कहा व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम वो पार्ट है इस यूनिवर्स का जो थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए यूज किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले व्हाट इज सिस्टम, मान लो मेरे पास में ये कोई सिस्टम है, कोई कंटेनर है जिसमें मैंने कोई गैस भरकर रखी है और इसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी मैं कर रही हूं। तो यूनिवर्स का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, part of universe which is used for the study of thermodynamics। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं दूसरा, तो सराउंडिंग क्या होती है? तो सराउंडिंग की मैंने बात की, तो सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग होती है मेरे पास पूरे यूनिवर्स के अंदर सिस्टम को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सब क्या है आपके पास? सराउंडिंग। बट ध्यान रहे, जैसे मान लो मैं यहां पर एक पेपर जलाती हूं, तो वो मेरा सिस्टम हो गया। मैंने कहा क्या उस पेपर से जलने वाली जो आग है, क्या वो आप पहुंच सकती है उतनी दूर? नहीं पहुंच सकती। तो क्या आप सिस्टम के रिस्पेक्ट में सराउंडिंग होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। बट फिर भी हम यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, इसीलिए हम कह देते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़कर जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो सारा क्या है हमारे पास में? सराउंडिंग है। तो मैंने कह दिया कि सराउंडिंग क्या होगी? सराउंडिंग होगी द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than the system is surrounding।
ठीक है, तो मैंने कह दिया व्हाट इज यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में क्या क्या कंपोनेंट आ गया, यूनिवर्स आ गया आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सॉरी, यूनिवर्स में क्या आ गया, सिस्टम और सराउंडिंग। क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग की बात करूं, तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे आप क्या कहोगे, बाउंड्री कहोगे। क्या कहोगे आप उसे, बाउंड्री वॉल कहोगे। तो मैंने कह दिया कि थर्ड हो गया आपके पास बाउंड्री। ठीक है, तो मैंने कहा बाउंड्री क्या होता है, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैंने कह दिया द वॉल विच इज सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो कितने डिफरेंट टाइप की बाउंड्रीज हो सकती है, तो मैंने कह दिया बाउंड्रीज भी आपके पास डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे मैंने कह दिया सबसे पहले है आपके पास में बाउंड्री जो कि है हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक कप के अंदर आपने चाय ले ली, ठीक है, और अगर मैं बात करूं चाय मेरा क्या है, सिस्टम है, हाँ या ना, चाय अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है सराउंडिंग में, तो ये बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। मैंने कहा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है कौन, एक तो कप सेपरेट कर रहा है इधर साइड से, तो ये कप क्या हो गया मेरा, रियल बाउंड्री, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, हाँ या ना। फिर मैंने कहा चाय के ऊपर वाली जो लेयर है वो उसके ऊपर भी तो सराउंडिंग है, तो क्या वो लेयर आप देख सकते हो, क्या उसे आप फिजिकली टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गई आपकी इमेजिनरी बाउंड्री। तो सबसे पहला टाइप है रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो मैंने कह दिया रियल एंड इमेजिनरी में मैंने कहा ये आपके पास में कोई सिस्टम है, तो ये क्या हो गई फिजिकल बाउंड्री, तो ये हो गई आपकी रियल बाउंड्री। और ये क्या हो गई, फिजिकल बाउंड्री नहीं है, तो इसे आप क्या कहोगे, इमेजिनरी। ठीक है, दूसरी टाइप की बाउंड्री होती है रिजिड और नॉन रिजिड बाउंड्री। अब मैंने कहा मान लो एक रूम है, उस रूम के अंदर तीन तो वॉल्स हैं, ठीक है, तो क्या वो वॉल शिफ्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, तो वो क्या हो गई, एक फिक्स्ड बाउंड्री हो गई, रिजिड बाउंड्री हो गई। रिजिड मतलब जिसे आप हिला नहीं सकते। मैंने कहा गेट है, क्या गेट को आप बार बार बंद और खोल सकते हो, बिल्कुल खोल सकते हो, क्या आप उसे शिफ्ट कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो वो क्या हो गई आपकी नॉन रिजिड बाउंड्री। तो दूसरा टाइप हो गया आपके पास रिजिड एंड नॉन रिजिड बाउंड्री। तो मैंने कह दिया लेट सपोज मेरे पास में ये सिस्टम है, इसके अंदर मैंने क्या भर दी है, गैस भर दी, गैस इन कंटेनर, तो ये क्या हो गई मेरी रिजिड बाउंड्री। ठीक है, मैंने कहा इसी की जगह मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसमें मैंने क्या लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया है। क्या लगा दिया मैंने, पिस्टन, यहां मैंने क्या फिल कर दी, गैस। क्या ये पिस्टन इधर और इधर मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या ये मूवेबल पिस्टन है, बिल्कुल है। ये क्या है आपका, मूवेबल है। तो ये क्या हो गई आपकी नॉन रिजिड बाउंड्री। ठीक है, तीसरी टाइप की बाउंड्री है विच इज डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, तो डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होगी, डायाथर्मिक बाउंड्री तो वो होगी जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है, एडियाबैटिक बाउंड्री वो होगी जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ध्यान रहे मैंने वर्ड यूज किया है हीट, आई डिडंट यूज द वर्ड एनर्जी, मैंने एनर्जी यूज नहीं की है, मैंने वर्ड यूज किया है हीट। क्लियर है, तो जिससे हीट का ट्रांसफर हो सकता है उसे आप डायाथर्मिक कहेंगे, जिससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता टू द सिस्टम टू द सराउंडिंग या फिर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, तो आप उसे क्या कहेंगे, एडियाबैटिक कहेंगे। तो मैंने कह दिया कि ऐसा सिस्टम जहां पर हीट एक्सचेंज पॉसिबल है उसे आप क्या कहेंगे, डायाथर्मिक।
या फिर आप इसे कह सकते हो कंडक्टर ऑफ हीट भी। ठीक है, मैंने कहा ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, हीट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप कहोगे एडियाबैटिक बाउंड्री। इसे क्या कहोगे आप? इंसुलेटर ऑफ हीट। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, आइए। तो ये था आपके पास बाउंड्री के बारे में कि बाउंड्री कितनी टाइप की हो सकती है, कैसे कैसे आप बाउंड्री को पहचानेंगे। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर एक और बात लिख दी, डायाथर्मिक के लिए DQ नॉट इक्वल टू 0, बट एडियाबैटिक के लिए DQ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ हीट एक्सचेंज क्या है? 0 है, बट यहाँ हीट एक्सचेंज हो सकता है, तो हीट एक्सचेंज अगर होगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब मैंने कहा सिस्टम को फर्दर कैटेगराइज करना है, तो किसकी बेसिस पर करेंगे? वहां हम बेसिस यूज करेंगे एनर्जी और मैटर। ध्यान रहे यहां वर्ड यूज किया है मैंने एनर्जी को, ठीक है? तो मैंने कह दिया कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, किसकी बेसिस पर कैटेगराइज किया है? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर मैंने कह दिया सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, एनर्जी और सिस्टम के बेसिस, एनर्जी और मैटर के बेसिस पर सिस्टम हो सकते हैं आपके पास 3 टाइप के, जिसमें से एक है आपके पास ओपन सिस्टम, ठीक है, एक है आपके पास में क्लोज्ड सिस्टम, और एक है आपके पास में आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब मैंने कहा 3 सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो मैंने कहा ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा? हीट एक्सचेंज हो सकता है। तो मैंने कहा ओपन सिस्टम में, हीट नहीं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, एनर्जी की बात कर रही हूं मैं। एनर्जी एक्सचेंज क्या हो सकती है? हो सकती है, पॉसिबल है। मैंने कहा क्या मैटर एक्सचेंज हो सकता है? बिल्कुल, वो भी क्या हो सकता है? एक्सचेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सिस्टम लिया, इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया, हॉट लिक्विड, ठीक है, और इसको क्लोज नहीं रखा, तो यहां से क्या होगा? वेपर्स निकलेंगी, और वेपर्स निकलेंगी तो क्या होगा? कुछ ना कुछ उसका मास भी होगा, तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है। तो मैंने कह दिया मैटर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। मैंने कहा क्या हीट एक्सचेंज हो रही है यहां से? बिल्कुल, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो ये ठंडा हो रहा है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इसकी एक्सचेंज हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम की बात करूं, तो क्लोज्ड सिस्टम में मैंने कह दिया, ये कर दिया मैंने इसको, बीकर को क्लोज। मैंने कहा यहाँ कोई हॉट लिक्विड ले लिया, तो वेपर्स बनाएगा, वेपर्स बनाएगा तो यहाँ पर वापस कंडेंसेशन होने लगेगा। क्या लिक्विड बाहर गया बीकर से? नहीं। तो क्या मैटर एक्सचेंज हुआ? नहीं हुआ, बट थोड़ी देर बाद ठंडा तो हो ही जाएगा, तो एनर्जी क्या हो चुकी है? इसकी एक्सचेंज हो चुकी है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने कहा आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही पॉसिबल नहीं है, एनर्जी और मैटर दोनों पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो यहां तो हो गया हॉट कॉफी इन कप, ठीक है, यहां पर हो गया क्लोज्ड सिस्टम के अंदर वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, क्लोज्ड कंटेनर, और यहां पर हो गया आपके पास में एग्जाम्पल कॉफी इन इंसुलेटेड फ्लास्क। लेकिन ये 100% आइसोलेटेड नहीं होता, ऐसा नहीं होता है कि आपने थर्मस फ्लास्क के अंदर आपने चाय डाली तो वो 15 साल बाद में भी वैसी ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 100% आइडियल एग्जाम्पल नहीं है, बट इसको हम आइसोलेटेड में कंसिडर करते हैं क्योंकि बहुत घंटों तक ये रह जाती है ऐसा ही, ठीक है। लेकिन एक 100% आइडियल एग्जाम्पल क्या हो गया फिर? तो 100% आइडियल एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्स। यूनिवर्स को मान लो मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया,
अगर मैंने यूनिवर्स को सिस्टम कंसिडर कर लिया तो यूनिवर्स के अंदर अब जो भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वो तो सिस्टम के अंदर हो रही है, क्या वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है? नहीं। तो क्या सराउंडिंग के साथ में कोई भी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? यूनिवर्स। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो ये था हमारे पास में सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री। तो सिस्टम और बाउंड्री मैंने देख लिया कितने डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। और ध्यान रहे यहां पर मैंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एनर्जी और मैटर के बेसिस पर हमने सिस्टम को क्लासिफाई किया तीन टाइप से, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ। स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज in a system if heat and matter exchange is not possible, then it is known as isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, आपको ये बताना है। सोच लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास में, सोच लीजिए कि अगर एक सिस्टम है जिसमें हीट और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है तो क्या वो सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा या नहीं? तो मैंने कहा कि अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ध्यान रहे ये स्टेटमेंट सही सही नहीं है। तो मैंने कहा ये स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। क्यों? वाई? तो मैंने कहा यहाँ वर्ड क्या है? हीट है। क्या है यहाँ पर वर्ड? हीट है। तो मैंने कहा यहाँ पर इसको सही होने के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। तो मैंने कहा सही होने के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी। क्लियर है? अगर यहाँ वर्ड एनर्जी होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। क्लियर है? आइए, क्यों है, क्या रीजन है? ठीक है, आइए, तो मैंने कहा लेट सपोज मेरे पास ये कोई सिस्टम है। मैंने आपको ये अभी बताया है कि जो एनर्जी होती है उसके दो मोड होते हैं ट्रांसफर होने के, एक हीट और एक वर्क। ठीक है, मैंने कहा ये कोई इंसुलेटेड फ्लास्क है, इसमें मैंने कोई गैस फिल कर दी। इसमें कोई गैस मैंने फिल कर दी। ठीक है, मैंने कहा इंसुलेटेड है तो हीट ट्रांसफर तो चलो नहीं होगा। क्लियर है? इतनी सी बात तो सही है। मैंने कहा क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो एनर्जी सेम रहेगी? मैंने कहा हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो वर्क तो हो सकता है ना, वर्क की वजह से भी तो एनर्जी चेंज हो सकती है भाई। तो क्या वर्क नहीं हो सकता? मैंने कहा हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, हीट तो सेम रहेगी इस सिस्टम की क्योंकि इंसुलेटेड फ्लास्क है। लेकिन क्या इसको पिस्टन को ऊपर कर दो तो वर्क डन नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यहां पर वर्क डन कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल। और अगर वर्क डन हो रहा है तो क्या एनर्जी सेम रहेगी? नहीं। अगर वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, और अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो वो कैसा बन जाता है? क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है। तो मैंने कह दिया इफ अ सिस्टम एक्सचेंजिंग इट्स हीट एंड sorry, if a system do not exchanging its heat and matter with the surrounding, then this type of system is called closed system instead of isolated. क्लियर है? क्योंकि एनर्जी यहाँ पर किसकी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? आपकी वर्क डन की फॉर्म में। क्लियर है इतनी सी बात? ये छोटी छोटी बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अब भी बता रही हूँ। बहुत छोटी छोटी बातें थर्मोडायनेमिक्स में आपको फंसा देगी, तो बहुत ध्यान से हर एक बात को सीखना है, समझना है। क्लियर है इतनी सी बात? अब मैं चलूं आगे।
तो मैंने कहा किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक ग्लास वाटर दिया आपको, मैंने कहा इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर मैंने कह दिया इसको एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये कितना ml पानी है, ठीक है, इस पानी में कुछ मिक्स्ड है या नहीं है, हाँ या ना, इसका वेट कितना है, इसमें मोल्स कितने, कुछ प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम को एक्सप्लेन करने की। तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के अंदर मैंने हेडिंग लिख ली प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हाँ या ना, जैसे प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वेट हो सकता है, मास हो सकता है, आपके पास में मोल्स हो सकते हैं, आपके पास में हो सकता है कोई कंसंट्रेशन टर्म्स हो, डेंसिटी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, तो ये सारी टर्म्स आपकी हो सकती है, हाँ या ना। तो मैंने कहा टू एक्सप्लेन द सिस्टम, explain the condition of the system, we require some variables called variables like pressure, volume, temperature, moles, weight, density, etc. क्लियर है? आइए, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को मैंने दो टाइप से क्या कर दिया है, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, जिसमें सबसे पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है हमारे पास में इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ध्यान रहे ये टॉपिक ना बेटा पूरी केमिस्ट्री में काम आता है, और यही टॉपिक मैं आपसे पूछूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, पूरी केमिस्ट्री में ये टॉपिक काम आता है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही आप डिसाइड करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए क्या करना है, एक सिस्टम लेना है, उस सिस्टम को दो या दो से ज्यादा, आपकी मर्जी, दो में कर सकते हो, दो से ज्यादा कितने भी पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो मान लो मेरे पास में कोई सिस्टम है, क्या है, मेरे पास कोई सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर कोई सिस्टम है, तो मैंने कहा लेट सपोज ये सिस्टम है मेरे पास, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया कितने इक्वल पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा अगर किसी भी प्रॉपर्टी को समझना है, टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज वी हैव टू डिवाइड द सिस्टम into two or more equal parts, टू और मोर इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम, इस होल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इस होल सिस्टम के मान लो मोल्स थे n मोल्स। कितने मोल्स थे? n मोल्स। मैंने कहा इस सिस्टम का वॉल्यूम कितना था? v वॉल्यूम था। मैंने कहा इस सिस्टम का वेट कितना था? तो मैंने कह दिया मास या वेट इसका था w ग्राम। ठीक है, मैंने कहा इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना था? वो था T। ठीक है, और इस सिस्टम का प्रेशर कितना था? वो था लेट सपोज P। क्लियर है? आइए, मैंने कहा अगर मैंने इसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मोल्स भी तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने कहा मोल्स तो हो गए n/3, n/3, n/3। यस और नो? वॉल्यूम मान लो ये 30 लीटर था तो 10-10 लीटर हो जाएगा, 10 लीटर्स। या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम हो गया आपके पास v/3, v/3 और v/3। यस और नो? मैंने कहा वेट, वेट भी आधा आधा हो जाएगा, तो w/3, w/3 और w/3। यस और नो? मैंने कहा
टेम्परेचर, मैंने कहा 1 गिलास पानी लिया, उसका टेम्परेचर था 100 डिग्री, मैंने कहा उसको आधा आधा कर दिया, क्या टेम्परेचर 50 से 50 रह जाएगा? क्या वो ठंडा हो जाएगा डिवाइड करते ही? नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या टेम्परेचर डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो मैंने कहा ये T1, ये T, और ये भी। प्रेशर को हम डिसाइड करेंगे, मान लो मुझे अभी नहीं पता प्रेशर के साथ क्या होगा, तो मैंने मान लिया इसको, चलो एक्सटेंसिव में ही देखेंगे, है ना, सॉरी इंटेंसिव में ही देखेंगे, वरना आपको यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको वहां पे देखेंगे। ठीक है, आइए। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या ये सारी की सारी ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज डिवाइड हो रही है? जैसे जैसे सिस्टम को डिवाइड करी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो मैंने कहा ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के डिवाइड करते ही उतने ही इक्वल हिस्सों में बट जाती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मैंने कहा properties which divides on dividing this system, or properties which can change, which can change with dividing the system, dividing the system is known as extensive property. Extensive property, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कह दिया, एग्जाम्पल आ गया आपके पास, वॉल्यूम डिवाइड हो पा रहा है, तो वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मैंने कहा जैसे आप कह सकते हो कि आपके पास में हो गया वेट डिवाइड हो रहा है, तो वेट हो गया। क्लियर है? मैंने कहा जैसे आपके पास में एग्जाम्पल है, मान लो कि आपके पास एग्जाम्पल है मोल्स, क्या डिवाइड हो रहे हैं? हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। मैंने कहा लेट सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले डेंसिटी, मैंने कहा पानी है या फिर शहद है, लेट सपोज। क्या होता है? गाढ़ा होता है, विस्कस होता है नेचर में। तो मैंने कहा गाढ़ा होता है तो उसकी कुछ डेंसिटी है, मैंने कहा उसको आधा आधा कर दिया, क्या वो पतला हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या डेंसिटी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो ये सिस्टम था बेटा, इन तीनों को ऐड करूंगी, क्या पूरे सिस्टम के मोल्स मिल जाएंगे मुझे? n/3, देखो n/3 प्लस n/3 प्लस n/3, क्या मिल गया मुझे? n। मैंने कहा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? v/3 प्लस v/3 प्लस v/3, क्या हो गया? v। हाँ या ना? तो क्या ऐड कर सकते हो आप इस प्रॉपर्टी को? बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने कहा ये नेचर में कैसी होती है? एडिटिव नेचर की होती है, एडिटिव इन नेचर। ठीक है, क्या कह सकते हो? कैन बी एडेड। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर आपके पास में ये सारी बातें हैं, तो इससे आपने एक चीज तो देख ली कि अगर आपने सिस्टम को डिवाइड किया तो जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी वो प्रॉपर्टी आपकी एक्सटेंसिव होगी। तो इंटेंसिव क्या होगा? जो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी वो सारी इंटेंसिव होगी। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने कह दिया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी आपके पास में। तो सबसे पहले मैंने कहा इंटेंसिव के अंदर प्रॉपर्टीज कभी भी चेंज नहीं होती ऑन डिवाइडिंग द सिस्टम। प्रॉपर्टीज कांट चेंज ऑन डिवाइडिंग द सिस्टम। इसका मतलब ये कैसे नहीं होती? एडिटिव नेचर की नहीं होती। जैसे आपने कह दिया कि ये आपके पास सिस्टम है, आपने इसको डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर मान लो आपके पास में ये था, इसका टेम्परेचर T था, आपने इसको डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, क्या ये T/2 हो जाएगा? नहीं। इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर T। तो मैंने कहा क्या इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर T1 प्लस T2 हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने कहा क्या 2T हो गया इसका टेम्परेचर? नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि क्या इसको ऐड कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो ये क्या बोलोगे आप? नॉन एडिटिव इन नेचर। जैसे मान लो आपके पास में एग्जाम्पल है टेम्परेचर,
ठीक है। अब देखते हैं प्रेशर। मैंने कहा मान लो इसका प्रेशर P है, मान लेते हैं कि इसका P डैश हो गया, ये P डैश हो गया। ठीक है, अगर ये P डैश P के इक्वल आ गया तो इसका मतलब P डैश चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी इसका फैक्टर चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड P के बराबर है, इसका मतलब वो इंटेंसिव हो जाएगा। अगर P डैश P के इक्वल नहीं आया तो उस केस में P डैश चेंज हो गया, इसका मतलब वो एक्सटेंसिव हो जाएगा। चेक करें अब। तो मैंने कहा P डैश, तो मैंने कहा PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT होता है, हाँ या ना। तो मैंने कहा P डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया, N डैश अपॉन V डैश इंटू R T। T तो चेंज हो नहीं रहा है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं N डैश, हाफ हाफ किया है तो N/2 हो गया। ये कितना हो गया आपका N/2 ये V/2 V/, तो मैंने कह दिया N/2 अपॉन V/2 इंटू RT। क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया NRT/V। P डैश, मैंने कहा यहां पर ये P किसके इक्वल आता है, NRT/V के, तो क्या ये P और P डैश इक्वल आ गए, P और P डैश क्या आ गए आपके इक्वल। तो क्या है ये, सेम रहा प्रेशर, तो क्या है ये इंटेंसिव। तो मैंने कहा प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है प्रेशर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले अगर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ऐसी कौन सी और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो इंटेंसिव हो। तो मैंने कहा अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था डेंसिटी का, मैंने कहा डेंसिटी में आपने लेट सपोज शहद लिया, हनी लिया, हनी जितना गाढ़ा होता है उसको आधा करते वो पतला नहीं हो जाता है, ठीक है, तो डेंसिटी क्या रहती है, सेम। तो मैंने कहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, डेंसिटी, हाँ या ना। मैंने कहा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है, पहली चीज तो ये लिख लेते हैं। और डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, हाँ या ना। मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। लेकिन ये कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। तो क्या दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव आया है, बिल्कुल। तो यहां से क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज इंटेंसिव। तो मैंने लिख लिया यहां पर रेशियो ऑफ, या फिर मैं लिख लेती हूं लेट सपोज एक जो है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बी भी क्या है, एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो मैंने कहा ए बाय बी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, ठीक है। ए प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव ही रहेगा। लेकिन ए इंटू बी क्या होगा, तो कुछ नहीं पता, चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों हो सकता है, और इंटेंसिव दोनों हो सकता है। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा और कैसे पहचानोगे, तो मैंने कहा किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, पर यूनिट मास ले लें, पर यूनिट मोल ले लें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या बन जाती है आपकी, इंटेंसिव बन जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर टेकन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, या फिर पर यूनिट मोल्स आर बिकम इंटेंसिव। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं, लेट सपोज मोलैरिटी का। देखो मोलैरिटी मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो चुका है, तो क्या हो जाएगा ये, इंटेंसिव। क्लियर है। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं मोलर हीट कैपेसिटी की, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल्स, तो पर यूनिट मोल्स आ गया, तो क्या हो जाएगा ये, इंटेंसिव। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी अपॉन वेट, तो मैंने कहा पर यूनिट मास हो चुका है, तो क्या हो गया ये भी इंटेंसिव।
क्लियर है? इस तरीके से आपने देखना है। अब मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के। ये आपका एक्सटेंसिव, ये आपके पास है इंटेंसिव। ठीक है, तो एक्सटेंसिव क्या होता है? तो मैंने कहा एक्सटेंसिव को ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा एग्जांपल्स की बात करें, वॉल्यूम और ये सब तो हम लिख चुके हैं। अब मैंने कहा लेट सपोज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? मैंने कहा 1 कप चाय बनाओगे, 10 कप चाय बनाओगे, 1 कप चाय को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी या 10 कप चाय को? 10 कप चाय को, बट ऑब्वियस है। तो क्या आपकी सिस्टम में अमाउंट चेंज होते ही आपका जो हीट है वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो कैसी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। तो आप एक्सटेंसिव में एक और बात लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या लिख सकते हैं आप एक्सटेंसिव के अंदर? एक्सटेंसिव के अंदर आप लिख सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या इंटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेगी? नहीं। तो मैंने कहा यहां पर इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा एग्जाम्पल, तो हीट कैपेसिटी कैसी हो गई? एक्सटेंसिव। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी कैसी हो जाएगी? इंटेंसिव। मोलर वर्ड आ गया, मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव। क्लियर है? आइए मोलारिटी कैसी हो जाएगी? इंटेंसिव। अच्छा बताओ चलो, पीएच कैसा हो जाएगा? मैंने कहा 1 गिलास पानी लिया, पीएच 7 होता है उस 25 डिग्री के ऊपर उसका। तो मैंने कहा इसका 7 पीएच है, आपने आधा कर दिया, क्या उसका पीएच 3.5 हो गया? क्या वो एसिड बन गया? नहीं। पीएच भी कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आप शीशे को तोड़ते उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा? नहीं, वो भी सेम रहेगा। तो कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। आ जाओ विस्कोसिटी, क्या उसको आधा करते पतला हो जाता है लिक्विड? नहीं। तो मैंने कहा विस्कोसिटी भी कैसी प्रॉपर्टी है? विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं मीटर से। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। क्लियर है? मैंने कहा और आपके पास में क्या हो सकता है? मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं वेट की, तो वेट कैसी प्रॉपर्टी है आपके पास में? एक्सटेंसिव। वेट। आ जाओ, मैंने कहा गिब्स फ्री एनर्जी, एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी होती है? तो मैंने कहा एक्सटेंसिव। ऐड कर सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी। ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कम खाना खाओगे तो कम एनर्जी मिलेगी। फास्ट वाले दिन एनर्जी कम होती है ना, क्यों? खाना कम खाते हैं, अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे एनर्जी? एक्सटेंसिव। मैंने कहा एनर्जी की सारी टर्म्स कैसी होती है? एक्सटेंसिव ही होती है। चाहे वो एंथैल्पी हो, चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, चाहे वो एंट्रोपी हो, चाहे वो आपके पास में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, वो सारी की सारी क्या होती है? एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, अगर उसे ही आप मोलर या फिर स्पेसिफिकली निकाल लेंगे तो वो भी क्या बन जाएगी? आपकी इंटेंसिव बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपके पास एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आज हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर चलेंगे वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करेंगे, साइक्लिक इंटीग्रेशन, और हम देखेंगे कि ओपन सिस्टम में क्या होता है। वो सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।